हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जॉर्डन्स एकेडमी पर। और दोस्तों एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आप सबके सामने अपना एक नया वीडियो लेकर। और इस वीडियो में हम और आप बात करेंगे समास के बारे में। देखिए, समास हिंदी का एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कि आप चाहे कोई सा भी एग्जाम देख लीजिए, लगभग सभी में ये समास हिंदी में पूछा जाता है। और अब तो आप देख रहे हैं कि कंपटीशन किस स्तर का हो गया है। तो इस जो समास का टॉपिक जब मैं आपको पूरा बताऊंगा तो इसमें समास को पढ़ाऊंगा तो हुई, और साथ ही साथ मैं आपको इसकी ट्रिक्स भी क्लियर कराते चलूंगा। तो बिना देर करे अब हम और आप स्टार्ट करते हैं समास टॉपिक को। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो यहां पे लिखा हुआ है समास। अब ये जानते हैं कि आखिर इस समास का अर्थ क्या होता है, आखिर ये समास है क्या। तो सबसे पहले यहां पे मैंने लिख रखा है आपकी सहूलियत के लिए कि शाब्दिक अर्थ। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण मतलब होता है संक्षिप्त कर देना। देखिए, मैं आपसे छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि आप इस पूरे वीडियो, अभी तो आपको यहां पे पूरा ये जो व्हाइट बोर्ड है पूरा भरा हुआ नजर आ रहा है कि क्या लिखा है, कहां पे क्या है, लेकिन बिल्कुल मत सोचिए, बस आप मेरे साथ बने रहिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। बस इतना आपने कर लिया और ये एक वीडियो देखने के बाद मैं आपको 99.9% भरोसा देता हूं। देखिए, 100% तो कुछ नहीं होता, मैं आपको 99.9% भरोसा दे सकता हूं कि आप समास में एक अच्छी नॉलेज रख पाएंगे और पेपर्स में क्वेश्चन ठीक कर पाएंगे। मैं यहां पे आपको पीएचडी कराने नहीं आया, लेकिन मैं यहां पर आपका कंपटीशन निकलवाने के लिए आया हूं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा था कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेपीकरण। मतलब आप किसी लंबी चौड़ी बात को छोटा करके लिख रहे हो, संक्षिप्त करके लिख रहे हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समास बोलते हैं। तो और यहां पे एक बात मैं आपको और बता दूं कि जब आप संक्षिप्त कर रहे हो तो उसको क्या बोला आपने, समास बोला। लेकिन जब उस छोटी सी बात को आपने तोड़ा, मतलब समास को जब आपने तोड़ा, तो उसको हम लोग बोलते हैं समास विग्रह करना। ठीक है, तो वो बातें आगे आएंगी, हम लोग बस देखते रहेंगे। तो सबसे पहले लिखा है शाब्दिक अर्थ। तो शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेपीकरण। ठीक है, तो यहां पे एक परिभाषा छोटी सी जरा ध्यान देंगे हम लोग कि दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के संक्षेपीकरण से जो बना है। ठीक है, तो यहां पे दो या दो से अधिक शब्द भी हो सकते हैं और यहां पे दो या दो से अधिक पद भी हो सकते हैं। तो जब इन सबका कोई एक नाम बना दे तो फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वही नाम क्या होता है, समास होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे लिखा है कि दो पदों से मिलकर बनता है। इसका मतलब अब कोई भी समास होगा तो उसमें कितने पद होंगे, हमेशा दो पद होंगे। ये बात हम लोगों को बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी। और वो जो दो पद होते हैं उसमें मान लीजिए दो पद हैं, तो जो पहला वाला पद होगा उसको हम लोग बोलते हैं पूर्व पद। ठीक है, और जो बाद वाला पद होता है उसको हम लोग बोलते हैं उत्तर पद। जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड पर, पहला पद क्या होता है, पूर्व पद, और दूसरा क्या होता है, उत्तर पद। उत्तर मतलब बाद वाला। ठीक है, तो उम्मीद है कि इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल यहां पे मैंने आपके लिए लिखा है, यथाशक्ति। यथाशक्ति मतलब के शक्ति के अनुसार। ठीक है, अब यहां पे यथाशक्ति दो शब्द हैं और ये अब मैंने क्या बोला, शक्ति के अनुसार। इसका मतलब ये लंबी चौड़ी बात की और उसका जो छोटा सा एक वर्ड हमने क्या बना दिया, संक्षेपीकरण कर दिया, तो वो क्या बना दिया, यथाशक्ति। तो यहां पे आप देख रहे होगे कि यथाशक्ति जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना। अभी हम लोग पढ़ रहे थे, तो यथा और शक्ति, इसका मतलब यहां पे जो पूर्व पद हो जाएगा, ठीक है, वो वाला क्या हो जाएगा, यथा। समझ रहे होंगे आप लोग। और जो दूसरा पद मतलब उत्तर पद है वो क्या हो जाएगा यहां पे, शक्ति। इसका मतलब कि यथा पूर्व पद है और शक्ति उत्तर पद है। तो यहां पे आप पूर्व पद और उत्तर पद तो समझ ही गए होंगे। ये मैं आपको इसलिए भी समझा रहा हूं क्योंकि पेपर्स में अक्सर क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि किस समास में कौन सा पद प्रधान होता है। वो सब बातें हम आपको पूरे समास के दौरान करेंगे, बस ये पूर्व पद और उत्तर पद आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो यहां पे मैंने आपको पहले बताया था कि समास को तोड़ना क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। ठीक है, तो समास मतलब अगर कई सारे पदों या शब्दों को आपने मिला के किया एक, तो इसको क्या बोलेंगे, समास बोलेंगे। और जब समास को तोड़ दिया तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, विग्रह बोलते हैं, समास विग्रह बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद आपसे बात करना चाहते हैं कि समास के निम्नलिखित भेद होते हैं। देखिए यहां पे जो अपने नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो समास पूछे जाते हैं वो असल में 6 प्रकार के हैं, जिसमें सबसे पहला है अव्ययी भाव समास। ठीक है, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्वंद्व समास, उसके बाद है द्विगु समास, और सबसे लास्ट में है बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो अभी नाम हो सकता है, अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं होगी तो नाम थोड़े नए लग रहे होंगे, लेकिन अब जब आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं वादा करता हूं कि आप एक अच्छी नॉलेज आज यहां से लेकर जाएंगे। ठीक है, तो अब ये 6 समास के नाम थे। नीचे यहां मैंने लिखा है रिवाइज।
ये रिवाइज हम लोग अभी नहीं करेंगे, जब हम लोग पूरा समास का टॉपिक पढ़ लेंगे, आपको पढ़ा दूंगा, उसके बाद हम इनको लगाएंगे और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ इनका उत्तर देंगे। तो इन पे हम लोग आएंगे लास्ट में। तो अब बिना देर करे अपने समास के टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो यहां पे हमने और आपने समास देखा था, कौन सा था? अव्ययी भाव समास। तो सबसे पहले यहां पे क्या लिखा है? अव्ययी भाव समास। अब आखिर ये क्या होता है? तो जरा ध्यान दें कि जहां पूर्व पद अव्यय हो, मतलब कि अव्यय यहां पे अर्थात का मतलब है प्रधान हो। अव्यय का मतलब एक तरीके से एक्स्ट्रा वर्ड होते हैं। जैसे मेन में बात करूं आपको ट्रिक, क्योंकि मैंने ट्रिक की बात की है, ज्यादातर उपसर्ग लग जाते हैं। ठीक है, जो उपसर्ग बन के जो शब्द बनते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अव्ययी भाव समास बोलते हैं। देखिए पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से आ जाएगा कि यथासंभव किस प्रकार का समास है, या यथासंभव में किस प्रकार का समास है। तो अब यहां पे आप लोग देख रहे होंगे कि जैसे मैंने पहला उदाहरण यही लिया है, यथासंभव। तो यहां पे यथा क्या है? अपने आप में उपसर्ग है। इसके लिए आपको उपसर्ग पढ़ने पड़ेंगे। देखिए कितने उपसर्ग, देखिए संस्कृत के उपसर्ग भी होते हैं, हिंदी के उपसर्ग भी होते हैं। तो जहां पे उपसर्ग, देखिए दो वर्ण है, एक होता है उपसर्ग, एक होता है प्रत्यय। थोड़ा सा बता दूं, वैसे मैं आपको जब ये वाला उपसर्ग और प्रत्यय वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आपको समझा दूंगा। उपसर्ग वो होते हैं जो शब्द में पहले आते हैं, प्रत्यय वो होते हैं जो शब्द में बाद में जोड़े जाते हैं। जैसे मान लीजिए जन्म, मैंने बोला जन्म, तो जन्म के पहले मैंने लगा दिया आ, तो क्या बन गया? आजन्म। तो यहां पे आ क्या हो जाएगा? एक उपसर्ग हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप याद रखें कि जहां पे उपसर्ग पहले लग जाए तो वो वाला जो समास होता है वो क्या कहलाएगा? हमेशा अव्ययी भाव समास। मन में सोच लो, उपसर्ग या फिर मैंने एक वर्ड यूज किया है अव्यय, कुछ एक्स्ट्रा वर्ड लग जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अव्ययी भाव समास। ठीक है, अब देख रहे होंगे इसमें सब में एक्स्ट्रा वर्ड लगे हुए हैं, जैसे यथासंभव। तो संभव से पहले क्या लग गया? यथा, तो ये क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। इसी तरीके से भरपेट, ठीक है, पेट क्या कि क्या? भरपेट। ऐसे ही रातों रात, ठीक है, रातों रात, रात ही रात में, है ना। यथा रुचि, रुचि के अनुसार, यथा लग गया यहां पे। दिनों दिन, तो देख रहे होंगे इस तरीके के क्वेश्चन कंफ्यूज करेंगे, दिनों दिन या रातों रात। यहां पे ये नहीं लगेगा आपको कि कोई उपसर्ग लगाए, लेकिन फिर भी ये कुछ ऐसे आइडेंटिकल वर्ड्स हैं जिनको आप याद कर लीजिए। जैसे अब आज के बाद रातों रात या दिनों दिन, इस तरीके के कोई शब्द आते हैं तो इसमें कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। देखिए एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि यहां पे तो मैं आपको समास पूरा पढ़ा ही रहा हूं, इस एक वीडियो में समास की सभी टेंशन दूर हो जाएगी, और एक वीडियो में इसका ही पार्ट 2 भी बनाऊंगा जिसमें मैं आपको समास के जितने ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल हो सकते हैं हर समास के, वो सब समझा दूंगा। तो उसके बाद फिर समास बचने वाला नहीं है, चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आ जाए, आपका समास पूरा होगा। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 पे आ गया है तत्पुरुष समास। ठीक है, तो पहला क्या था? अव्ययी भाव समास। दूसरा कौन सा आ गया है? तत्पुरुष समास। अब यहां पे थोड़ा सा ये वाला समास कुछ लंबा हो जाता है, लेकिन बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, ध्यान देंगे हम लोग। तत्पुरुष समास, तो यहां पे क्या लिखा है? जहां उत्तर पद प्रधान होता है। तो उत्तर पद का मतलब मैंने आपको पहले समझाया कि किसी भी समास में दो पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। मतलब दूसरा वाला पद जहां पे प्रधान होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तत्पुरुष समास बोलते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि प्रथम या पूर्व पद विशेषण होगा और उत्तर या अंतिम पद कैसा होगा? विशेष्य होगा। अब विशेषण और विशेष्य क्या होते हैं? तो इतना ध्यान रखें कि जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ठीक है, जो विशेषता बताते हैं, जैसे कि काला पेड़, एक एग्जांपल दे रहा हूं, यहां से मत लिंक करिए। काला पेड़, तो काला क्या है? विशेषण, और पेड़ क्या है? विशेष्य। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वो होते हैं विशेष्य, और जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। तो काला पेड़ में मैंने क्या बोला कि काला क्या हो गया? तो काला हो गया विशेषण, और किसकी विशेषता बताई है? पेड़ की विशेषता बताई है, तो वो क्या हो जाएगा? विशेष्य। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये तो बात हुई, अब कुछ इसके एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल जानने से पहले यहां पर थोड़ी सी जिस वजह से मैंने आपसे कहा था ये थोड़ा सा लंबा समास होता है, तो यहां ध्यान देना कि जैसे आपने कारक चिन्ह पढ़े होंगे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, इस तरीके से आपने पूरा याद किया होगा, वही बस आपको यहां पे आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, इतना याद रखो कि तत्पुरुष समास के अंदर कारक चिन्हों का लोप होता है, मतलब कारक चिन्ह इनके अंदर छुपे होते हैं। आपको जब आप समास विग्रह करोगे, विग्रह याद आ गया, जब आप समास को तोड़ोगे तो उस समय पे
आपको वो शब्द मतलब जो कारक चिन्ह है वो आपको मालूम पड़ जाएंगे। अब वो कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं, चलिए एक बार उन पे निगाह मार लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा है, कर्म। तो कर्म का क्या होता है, को। ठीक है, इसी तरीके जैसे आपने याद किया होगा कर्ता ने, तो यहां पे वो नहीं आएगा, कर्म को, कर्म से शुरू करिए, तो कर्म का क्या हो जाएगा, को। इसका मतलब जो कारक चिन्ह छुपा होगा वो कौन सा वाला होगा, को। ये याद रखिए आप लोग। अगला क्या है, करण से या के द्वारा, ये करण हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कौन सा वाला तत्पुरुष है, तो आप कहोगे कर्म तत्पुरुष है या फिर करण तत्पुरुष है। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। संप्रदान के लिए, तो संप्रदान में क्या हो जाएगा, के लिए। अपादान, तो अपादान में क्या हो जाएगा, से अलग। से मतलब देखिए ऐसा है, करण में भी से आ रहा है और अपादान में भी से आ रहा है, लेकिन यहां पे जो से का मतलब है वो है अलग करना, मतलब कि यहां से दूर चले जाओ, तो यहां से का मतलब क्या हुआ, दूर जाना, ठीक है, अलग होना। और यहां पे से का मतलब क्या है कि हमने ये काम चाकू से किया है ना, या फिर हमने ये काम पेन से लिखा, तो यहां पे जो से का मतलब है वो है के द्वारा। मैंने यहां पे लिख दिया है के द्वारा, तो किसी के द्वारा कोई काम होगा तो वो करण में आता है, और जब कोई चीज किसी से अलग होती है तो वो कौन सा संबंध होता है, अपादान होता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, संबंध। अब संबंध तो आप समझ रहे हैं कि ये चीज किसकी है, उन्हें आपकी है या मेरी है, इसका मतलब का, की, के। ठीक है, उसका संबंध आ रहा है ना, उसकी, ये किसका, उसका है तो का, तो उसका, उसकी, उसके, है ना। इसी तरीके से अधिकरण, अधिकरण में क्या हो जाएगा, मैं और पर। ठीक है, मैं या पर आ जाए तो वहां पे क्या हो जाता है, अधिकरण। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको बातें हमारी समझ में आ गई होंगी। तो अब हम इस तत्पुरुष समास को शुरू करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो देखेंगे कर्म तत्पुरुष। अच्छा, जैसे ही कोई तत्पुरुष समास आएगा आपके मन में तुरंत उसका कारक चिन्ह आ जाना चाहिए। अब सबसे पहले हम कौन सा पढ़ने वाले हैं, कर्म तत्पुरुष। तो कर्म तत्पुरुष में सबसे पहले क्या आ गया, को। याद रखना, कर्म में क्या आ गया, को। तो इसका मतलब यहां पे क्या छुपा होगा, को छुपा होगा। उदाहरण देख लीजिए, शरणागत। ठीक है, शरणागत। अब शरणागत को आप अगर विग्रह करोगे तो क्या आएगा, शरण को आगत, जो शरण में आया हुआ, तो क्या बोलोगे, शरण को आगत। तो क्या छुपा है यहां पे, को छुपा हुआ है। आगे देखो, चिड़ी मार, तो चिड़िया को मारने वाला। देखिए अगला क्या लिखा है, गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, सब में को छुपा हुआ है ना। अगला क्या लिखा है, विरोधजनक, विरोध को जन्म देने वाला, तो क्या हो जाएगा, विरोधजनक। आगे क्या लिखा है, जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला। तो ये एक अपने आप में क्या नाम है, वाक्यांश के लिए एक शब्द भी हो सकता है, पेपर में खूब आता है। जितेंद्रिय क्या होता है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, या इंद्रियों को जीतने वाला क्या कहलाता है, जितेंद्रिय। तो देख रहे होंगे को छुपा हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब नंबर 2 पे क्या आ गया है, करण तत्पुरुष। ठीक है, करण तत्पुरुष। अब यह करण तत्पुरुष क्या है, तो जरा यहां ध्यान दें, करण में क्या लिखा था, मैंने पहले समझाया, से या के द्वारा। ठीक है, तो देखें जरा उदाहरण को, अकाल पीड़ित, तो अकाल से पीड़ित। ठीक है, से समझना। दोषपूर्ण, दोष से पूर्ण। आंखों देखी, आंखों से देखी, या फिर आंखों के द्वारा देखी। देखो जरा, के द्वारा है ना, तो आंखों से देखी, यहां पे छुपा हुआ है ना ये। इसी तरीके से क्या लिखा है, ईश्वर प्रदत्त, तो ईश्वर प्रदत्त मतलब ईश्वर के द्वारा दिया हुआ, प्रदत्त मतलब दिया हुआ, तो ईश्वर के द्वारा दिया हुआ। यहां पे क्या लिखा है, रेल यात्रा, तो रेल के द्वारा यात्रा। ठीक है, इसको जरा एक बार ध्यान रखें, रेल के द्वारा यात्रा। देखिए यहां पे तो हमने आपके लिए लगभग कुछ एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल यहां पे मैंने लिख रखे हैं, और ये समझा रहा हूं कि कैसे हमें समास को समझना है। लेकिन जब मैं पार्ट 2 बनाऊंगा तो पार्ट 2 में मोस्टली जितने मैं आपके लिए लिख सकूंगा, मैं जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए होंगे या आने की संभावनाएं होंगी, वो सभी उदाहरण मैं आपके लिए यहां पे लिख दूंगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आ गए हम लोग संप्रदान तत्पुरुष की तरफ। तो संप्रदान से आपको क्या याद आ गया होगा, के लिए। ठीक है, संप्रदान में मतलब क्या छुपा होगा, के लिए। तो ध्यान दें, संप्रदान तत्पुरुष, ध्यान देना। उदाहरण क्या है, हथकड़ी, हथकड़ी मतलब हाथ के लिए कड़ी, तो के लिए। आगे बढ़ो, दूसरा लिखा है देशार्पण, तो देश के लिए अर्पण, देशार्पण। फिर क्या लिखा है, छात्रावास, छात्रों के लिए आवास। ठीक है, एक बार पढ़ लो, जीवन भर की टेंशन खत्म। आगे बढ़ो, देवालय, देव के लिए
आलय, देवालय। ठीक है, अगला क्या लिखा है, गौशाला, गौ मतलब गाय, तो गाय के लिए शाला या जहां पे गाय रहती हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या सब में छुपा हुआ था, के लिए। कुल मिला के इसे समझो कि जहां पे बीच में कारक चिन्ह छुपा होगा वहां पे क्या हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। और अगर तत्पुरुष के अंदर से भी वो पूछता है कि ये कौन सा तत्पुरुष है, तो वो आप इन कारक चिन्हों की सहायता से पता कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब अगला संप्रदान तो हो गया, अगला क्या आ गया, अपादान तत्पुरुष। ठीक है, अब अपादान तत्पुरुष में क्या है, उदाहरण देखिए। सबसे पहले अपादान का कारक चिन्ह याद करिए, क्या लिखा हुआ था, से अलग। मैंने क्या बोला था आपसे, अलग से तो लगा होगा, लेकिन वो से कौन सा वाला अर्थ प्रकट कर रहा होगा, अलग होने वाला। ध्यान देते हैं, तो उदाहरण है अपादान में धर्म भ्रष्ट, तो धर्म से भ्रष्ट मतलब एक आदमी है जो धर्म उससे दूर चला गया है, धर्म को छोड़ दिया उसने, इसका मतलब धर्म अलग हो रहा है ना, तो धर्म से भ्रष्ट। ऐसे ही क्या लिखा है, काम चोर, तो काम से जी चुराने वाला या काम चोर, काम से चोर, है ना। अब अगला देखो, बंधन मुक्त, ये तो नाम से ही मालूम पड़ रहा है, बंधन मुक्त, तो बंधन से मुक्त। ठीक है, आगे बढ़ो, गुणहीन, गुण से हीन। आगे देखेंगे पदच्युत, पद से च्युत मतलब पद से हट गया है वो, पद से च्युत मतलब अलग हो गया है। चलिए, अब यहां पे लिखा है अपादान तत्पुरुष, तो ये भी उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग संबंध तत्पुरुष की तरफ। तो ध्यान देंगे, संबंध तत्पुरुष में क्या होगा, संबंध के लिए मैंने आपको कारक चिन्ह क्या बताया था, का, की, के। ठीक है, इसका मतलब यहां पे क्या आएगा, का आएगा, की आएगा, के आएगा, इस तरीके के कारक चिन्ह छुपेंगे। देखिए, ये तो आप सब जानते हैं कि इतनी सारी चीजें हम लोगों को पढ़नी है, बहुत बड़े बड़े सिलेबस होते हैं, लेकिन जो नौकरी मिलेगी वो लाइफ टाइम की होती है। तो अगर 1 साल की 6 महीने की मेहनत से आपको एक बड़ी अच्छी नौकरी मिल सकती है, आपकी लाइफ सेटल हो सकती है, तो मेरे ख्याल से ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। ठीक है, जैसे कोई भी व्यापारी होता है लाखों करोड़ों लगाता है, तब उसका बिजनेस सेटअप होता है, तो यहां पे जो लगाने के लिए आपकी वो सिर्फ होगी आपकी मेहनत। बस आप अपनी यहां मेहनत लगा रहे हो, हमारे साथ जुड़े हुए हो, पढ़ रहे हो चीजों को, तो बस अगर एक बार मेहनत कर ली तो लाइफ सेटल हो जाएगी। और नौकरी की अहमियत तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जीवन में इससे ज्यादा अच्छी कोई और चीज नहीं होती अगर आपको एक रेस्पेक्टेड लाइफ चाहिए है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आ गया है अधिकरण तत्पुरुष। अब अधिकरण तत्पुरुष का क्या मतलब है कि सबसे पहले तो अधिकरण में हम लोग जानेंगे, अधिकरण से पहले थोड़ा सा रह गया, यहां पे संबंध तत्पुरुष में रह गया है थोड़ा सा। उदाहरण अन्नदान, तो अन्नदान का मतलब क्या हुआ, अन्न का दान। ठीक है, अन्नदान मतलब अन्न का दान। यहां पे क्या छुपा हुआ है, का, की, के। आगे बढ़ो, आगे लिखा है गोदान, गोदान मतलब गौ का दान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, गंगा तट, गंगा का तट। आगे बढ़ो, राजपुत्र, राजा का पुत्र। ठीक है, ऐसी ग्रामवासी, ग्राम के वासी। तो यहां पे क्या है, का, की, के, ये सब छुपे रहते हैं, मतलब विग्रह करने पे ये निकल के आएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्या लिखा है, अधिकरण तत्पुरुष। ठीक, अब अधिकरण तत्पुरुष का क्या मतलब है, जरा ध्यान देना। अधिकरण में क्या लिखा हुआ था, मैं या पर, तो भाई वही तरीका अपना इतने टाइम से देख रहे हैं कि अधिकरण में क्या, मैं पर। देख लो जरा, तो उदाहरण में क्या लिखा है, ध्यान मग्न, तो ध्यान में मग्न, है ना, क्या छुपा हुआ, मैं छुपा हुआ है। इसी तरीके से आप बीती, तो आप पर बीती, क्योंकि मैंने बोला था पर भी आएगा, तो आप पर बीती। आगे देखो, मन मौजी, मन में मौजी, है ना, जो मन में ही मौज ले रहा है, मन मौजी। आगे बढ़ो, सिर दर्द, तो सिर में दर्द। ठीक है, सिर में दर्द। आगे देखो, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, तो जो पुरुषों में उत्तम हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पुरुषोत्तम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से उम्मीद करता हूं कि अब आपको ये तत्पुरुष समास तक बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि हमारा आपका वादा है कि हम लोगों को रुकना नहीं है, बस लगे रहना है। तो अब 2 चीजें तो आपने बिल्कुल एंड कर दी हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पे। अब जो अगला समास लिखा हुआ है वो है कर्मधारय समास। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, जहां पर उत्तर पद प्रधान होता है, तो इसका मतलब कर्मधारय में क्या होगा, यहां पे हमेशा उत्तर, उत्तर मतलब होता है बाद वाला, देख रहे होंगे आप लोग, ये लिखा उत्तर पद, दूसरा वाला पद हमेशा कैसा होगा, प्रधान होगा। अब ध्यान देना कि ट्रिक यहां पे मैंने आपको बता दिया है, एक ट्रिक मैंने बनाई आपके लिए कि आपको हेल्प करेगी, समझ में आ जाएंगे आपको कि अधिकतर विग्रह करने पर क्या आ जाएगा, है जो। ये ट्रिक देखो यार, मेरी अच्छी लगे तो भैया बढ़िया, आपके लिए बना लेते हैं। तो है जो, ये छुपा होगा बीच में, कैसे समझ जाओगे अभी, देखते रहना जरा मेरे साथ। उदाहरण आ गया,
महासागर, महान है जो सागर, है जो छुपा हुआ है ना, देखते रहिए आगे देखो, महापुरुष, महान है जो पुरुष, ठीक है, तो है जो छुपा होगा, पीतांबर, पीला है जो अंबर, ठीक है, तो पीतांबर। आगे देखना जरा, इसके नीचे अंडरलाइन क्यों है अभी समझ जाओगे। परमात्मा, परम है जो आत्मा, तो देख रहे होंगे ट्रिक हमारी लगभग हर जगह काम कर रही है जो आएगा। और आगे क्या लिखा है, नील गगन, तो नीला है जो गगन, तो उसको क्या बोलते हैं, नील गगन। समझ में आ रहा है दोस्तों। तो अब यहां तक मेरे ख्याल से आपको कर्मधारय समास में भी समस्या नहीं आनी चाहिए। हां, इतना याद करते चलिए कि कौन से समास में कौन सा पद प्रधान है, क्योंकि पेपर्स में अब घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हो सकता है एग्जाम्पल ना देकर आपसे यही पूछ ले कि कौन से समास में कौन सा पद प्रधान होता है। तो 3 समास हो चुके हैं, 3 और रह गए हैं। चलिए अपना बिल्कुल समय वेस्ट किए बिना आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 पे लिखा है द्वंद्व समास। देखिए अब यहां पे भी मैं आपको एक ट्रिक समझा दूंगा। यहां पे मैंने जो द्वंद्व लिखा है ये कैसे लिखा है, इस वाले दा के ऊपर एक बिंदी लगा दी। अब मान लो मैं बिंदी ना लगाऊं तो यहां पे बीच में क्या आ जाएगा, ना आ जाएगा, और बीच वाला ना ऐसा लग रहा है एक हलंत सा लगा, वो हलंत कह रहा हूं, एक तरीके का एक डैश जैसा लगा हुआ है, ठीक है। तो अब ये जो अब देखते रहिए, मतलब ये इसलिए बोला जिससे इसकी पहचान हो सकती है। द्वंद्व का अर्थ क्या होता है, जोड़ा, जोड़ा मतलब 2 चीजें होंगी, जोड़ा होगा, और यदि विग्रह करने पर या, अथवा, तथा और ये सब आ जाएंगे तब क्या निकलता है, उसको तो हम लोग क्या बोलते हैं, द्वंद्व समास। चलिए नहीं समझ में आया, आगे बढ़ो। अब ट्रिक देख लेना मेरी वाली, जो मैं अभी आपको बताना चाह रहा था, देखेंगे जरा। तो यहां पे ट्रिक होती है योजक चिन्ह, ठीक है, मतलब ये इस तरीके छोटा सा एक हाइफन टाइप का बना होता है, उसको बोलते हैं योजक चिन्ह, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, अब पहचानने का तरीका बता रहा हूं, क्यों बता रहा हूं तो वो भी सुनो। ऐसा होता है कि जो द्वंद्व है और जो द्विगु है, इन दोनों के नाम एक जैसे हैं, तो द्वंद्व और द्विगु को कैसे पहचानोगे वो बताना चाहता हूं। द्वंद्व में मैंने क्या बोला, बीच में ना आएगा, और वो ना कैसा लग रहा है, जैसे कि एक कोई छोटा सा ऐसी डंडा सा लगा हुआ है, हाइफन टाइप का लगा हुआ है, तो उससे आप पहचान लोगे। तो नोटिस करो, गौरी शंकर, बीच में क्या आ रहा है, गौरी और शंकर, ठीक, और ज्यादातर बीच में क्या लगा होगा, छोटा वाला हाइफन लगा होगा। देख लो जगह, आजकल, माता पिता, ठीक है, गुण दोष, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो अगर इस तरीके के वर्ड दिए गए हैं, मतलब जिन्हें तोड़ने, जैसे देखो माता और पिता, ठीक है, ऐसे आज या कल, ठीक, गुण और दोष, ठीक, तो इस तरीके से, और, अथवा, या फिर बीच में योजक चिन्ह आ जाए, तो इस तरीके का अगर हुए तो उसको क्या बोलेंगे, द्वंद्व। तो अब द्वंद्व और द्विगु में कंफ्यूजन शायद नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नंबर 5। तो क्या लिखा हुआ है, द्विगु समास। अच्छा, अपनी आपकी बात हम लोगों की याद है ना आपको, कि मुझे आपको ये समझाना है भी कि आखिर ये मैंने अंडरलाइन क्यों कर रखा है, वो आप लोग आगे जानोगे। चलिए अब देखते हैं द्विगु समास की तरफ। तो यहां पे क्या है, अच्छा एक बात और आपको बता दें, थोड़ा सा एक बात रह गई है कि जो द्वंद्व समास होता है, इस द्वंद्व समास के अंदर दोनों पद प्रधान होते हैं। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखने वाली है। तुम कहोगे कैसे, तो एक चीज नोटिस करो कि जैसे मान लो लिखा है कि गुण दोष, ठीक है, तो गुण दोष, गुण भी जरूरी वर्ड है और दोष भी जरूरी वर्ड है, तो दोनों के बिना काम नहीं चलेगा ना। तो इसमें कोई मतलब कम महत्वपूर्ण है, ना ही कोई ज्यादा महत्वपूर्ण है, दोनों समान है। तो इसीलिए यहां पे क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों ही जरूरी होंगे। पेपर में क्वेश्चन सीधा सीधा आता है कि एक ऐसा समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, तो कौन सा वाला हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला आ गया है द्विगु समास, ठीक। अब द्विगु समास यार बड़ा आसान याद करने में है और थोड़ा सा कठिन भी है। आसान क्यों है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें जो पहला वाला पद, जैसे वही अपनी पुरानी बात, 2 पद होंगे, तो जो पहला वाला पद होगा वो हमेशा किसी संख्या को प्रदर्शित करेगा, ठीक है, कोई ना कोई संख्या बताएगा, 1 2 3 4 ऐसा वाला कोई संख्या, और दूसरा वाला पद जो होगा उसके बारे में बताएगा। अब जरा ध्यान देना, क्या लिखा है, पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद कैसा होता है, प्रधान। तो होता तो दूसरा वाला प्रधान है, लेकिन उस प्रधान वाले की जो संख्या होती है वो पहला वाला बता रहा होता है। तो जरा देख लो, उदाहरण देखोगे तो और अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। पंचवटी, 5 वटों का समूह, मतलब क्या हो गया, पंचवटी, पंच से समझ गए ना, 5। तो मैंने क्या बोला, पहला वाला शब्द क्या बताएगा, संख्या बताएगा। आगे देखो, नवग्रह, नव मतलब क्या होता है, 9 ग्रह, ठीक है। दोपहर, दोपहर समझ रहे होंगे, दोपहर। आगे देखो, चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला, चतुर्भुज मतलब 4 भुजाओं वाला। अंडरलाइन यहां भी कर रखा है मैंने,
क्यों करा है समझ जाओगे, थोड़ी देर आप मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, अब लिखा है अष्टाध्यायी। ठीक है, अष्टाध्यायी मतलब 8 अध्यायों का समूह, तो अष्टाध्यायी। और अगला क्या लिखा है द्विवेदी, तो क्या है वो 2 वेदों को जाने, तो द्वि मतलब 2। तो जहां पे संख्या आ जाए शुरू में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस वाले समास को क्या बोलते हैं, द्विगु समास। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा अभी तक का वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और अगर कुछ बात जो हमने आपको सिखा पाई हो अच्छी वाली, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, जिससे कि हमारा कोई भी नया वीडियो अगर आएगा, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, जिससे जब नए वीडियो आएंगे तो आपको वो मिल जाएंगे। ठीक है, और पढ़ाई कोई बोझ नहीं है, अगर इसको आराम से बड़े मन से किया जाए तो अच्छी लगती है। और उसी बीच हम अपने वीडियो में आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो आगे लिखा हुआ है बहुब्रीहि समास। ठीक है, अब ये जो दो मैंने जो अंडरलाइन किए थे ना, कौन कौन से आपको याद आ गया होगा, एक तो ये पीतांबर और दूसरा वाला ये चतुर्भुज। तो ये दोनों मैंने अंडरलाइन क्यों किए थे, वो किए थे मैंने बहुब्रीहि की वजह से। क्यों, तो अभी तक क्या हो रहा था कि कहीं पे पूर्व पद प्रधान था, कहीं पे उत्तर पद प्रधान था, कहीं पे दोनों पद प्रधान थे। लेकिन ये एकमात्र ऐसा समास होता है, ना तो इसमें पूर्व पद प्रधान होगा और ना ही इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, और इन दोनों को छोड़ के, मतलब दोनों पदों को छोड़ के कोई नया अर्थ निकलता है। कैसे, तो एग्जाम्पल समझ लो, सबसे अच्छे होते हैं एग्जाम्पल। तो जरा ध्यान देना, उदाहरण में मैंने लिखा है जलज। अब जलज, तो जलज तुम जानते हो कमल का पर्यायवाची है। अब जलज में तुम बताओ कौन सा पद है, कोई पद तो नजर आ नहीं रहा भाई, 2 वैसे जल प्लस अज तो जलज हो गया। लेकिन हम कहना चाहें कि कोई पद प्रधान हो, ऐसा नहीं है। एक तीसरा अर्थ निकला, क्या निकला, कमल। तो अब जलज में कौन सा समास है, तो कौन सा हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इसी तरीके से अब देखिए अपना पॉइंट आ गया, चतुर्भुज लिखा हुआ ना, चतुर्भुज। अब अगर चतुर्भुज की बात करो, तो अभी तक हमारा आंसर हमारे पास कौन सा है, चतुर मतलब क्या होता है, 4 भुजाओं वाले, तो वो क्या हो जाएगा अभी तक के लिए, द्विगु समास। लेकिन अगर आपके पास 4 ऑप्शन आए हैं और उन 4 ऑप्शन में से बहुब्रीहि नहीं है, ध्यान दीजिए, अगर उसमें से बहुब्रीहि नहीं है तब आंसर कौन सा हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा। लेकिन अगर बहुब्रीहि समास आंसर में है और दोनों हैं, तो आप किस पर टिक लगाएंगे, बहुब्रीहि पर। क्यों लगाएंगे, तो सुनिए, क्योंकि यहां पे जो चतुर्भुज लिखा है, चतुर्भुज का मतलब होता है 4 भुजाओं वाले, और 4 भुजाओं वाले कौन होते हैं, विष्णु भगवान जी। ठीक है, तो इसका मतलब विष्णु जी एक अलग अर्थ निकल रहा है ना आंसर में, तो इसलिए इसका आंसर ज्यादा सही क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। समझ में आ रहा है आपको। हां, अगर बहुब्रीहि 4 आंसर में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, तब आप कौन सा आंसर लगाओगे, द्विगु समास। उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाया हूं। चलिए अगले को देखते हैं, पीतांबर। ठीक है, मैंने पहले ना पीत है जो अंबर है ना, उस समय है जो वाली बात थी, तो क्या आंसर आया था, कर्मधारय। लेकिन ये पीतांबर शब्द जो है वो कृष्ण जी के लिए भी यूज होता है। इसका मतलब अब कृष्ण तो एक अलग नया अर्थ निकला, तो इसलिए यहां पे चूंकि नया अर्थ निकल रहा है, इसलिए यहां पे आंसर सही क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। कहने का मतलब ये कि अगर कोई नया अर्थ निकले, एक बात याद रखो यार, पर्यायवाची तुम याद रखो। ठीक है, अगर पर्यायवाची निकले, कोई नया अर्थ निकले, तो फिर वो कौन सा हो जाता है, बहुब्रीहि समास हो जाता है। ठीक है, अब मान लो पीतांबर अगर पेपर में आ गया है और तुमसे कहा जाए 4 आंसर दिए हैं, चारों में बहुब्रीहि नहीं है और केवल कर्मधारय है, तो आंसर कौन सा लगाओगे, कर्मधारय। लेकिन अगर उसमें बहुब्रीहि आंसर दे दिया, तो आप कौन सा लगा कर आएंगे, बहुब्रीहि। चलिए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं बहुब्रीहि के। जैसे यहां पे लिखा है मृत्युंजय, तो मृत्युंजय आप जानते हो शिव जी के लिए यूज होता है। अगला क्या लिखा है, लंबोदर, तो लंबोदर किसके लिए, गणेश जी के लिए यूज होता है। अगला क्या लिखा है, वीणा पाणी, तो ये सरस्वती मैया के लिए है। एकदंत गणेश जी के लिए है। चक्रपाणी, चक्रपाणी विष्णु जी। ठीक है, उसके बाद त्रिनेत्र शिव जी के लिए, 3 नेत्रों वाले। ऐसे ही प्रधानमंत्री, ये एक पेपर में आ गया। अब लोगों को लगा कि वही वाली बात कि प्रधान है जो मंत्री, तो कई लोगों को लगा इसका उत्तर कर्मधारय हो जाएगा। लेकिन आप जानते हो कि प्रधानमंत्री अपने आप में एक अलग पद प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, प्रधानमंत्री अपने आप में एक अलग स्थान प्रदर्शित करता है, इसलिए इसका ज्यादा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, बहुब्रीहि हो जाएगा, याद रखें। और फिर क्या लिखा है, कपीश, तो कपियों के ईश मतलब हनुमान जी के लिए है। तो अब इस तरीके से उम्मीद है कि मैंने आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर समझा पाया है और आप हमारे संग जुड़े रहे।
प्लीज अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अपने वादे के अनुसार हम अपने रिवाइज टेस्ट पर आ चुके हैं। अब हम काम नहीं करेंगे, अब काम करेंगे आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है यहां पे आमरण। क्या लिखा हुआ है? आमरण। तो उम्मीद है आपको इसका उत्तर पता लग गया होगा। आमरण। तो आ क्या होता है? आ होता है एक उपसर्ग। क्या होता है? आ उपसर्ग। तो आ जहां पे लगा, उपसर्ग लग गया, तो अपने आप याद करो मैंने क्या बताया था कि उपसर्ग लगा होता है तो कौन सा वाला हो जाता है, समझ रहे होंगे आप लोग? अव्ययी भाव समास। इसका मतलब कि आमरण में कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? पथ भ्रष्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पथ भ्रष्ट। पथ से भ्रष्ट। पथ से भ्रष्ट। तो से, अब से तुम्हें याद आ गया होगा। इसका मतलब ये समास कौन सा है? तत्पुरुष समास है। कौन सा है? तत्पुरुष समास है। लेकिन मैं अगर तुमसे कहूं कि तत्पुरुष में भी कौन सा, समझ में आ रहा होगा ना मैं क्या कहना चाहता हूं? तत्पुरुष में कौन सा तत्पुरुष, तो ये आप हमें कमेंट में बताइए। ठीक है, तो पथ से भ्रष्ट जो है इसका उत्तर हमें आप कमेंट में बताएंगे कि पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट कौन सा वाला तत्पुरुष समास होगा, ये हमें आप कमेंट में बताएं। ठीक है। और हां, एक बात और दोस्तों कि मुझे थोड़ा सा मूवीज देखने का शौक ज्यादा है, तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि मैं अपने हर वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। ये हमारे आपके बीच खेल रहेगा। ठीक है। तो अब हम हर वीडियो में आपसे एक डायलॉग बोलेंगे और आपको बताना होगा अपने कमेंट में कि आखिर वो डायलॉग किस मूवी का है। ठीक है। तो आपका आज का डायलॉग है, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। तो ठीक है दोस्तों, ये बताइए मुझे किस फिल्म का डायलॉग है और ये आप हमें बताएंगे हमारे कमेंट में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे लिखा है कि गंगा जल। ठीक, गंगा जल। तो गंगा जल का क्या हो जाएगा? गंगा का जल। अब गंगा का जल, इसका मतलब कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। समझ में आ रही बात? गंगा का जल। और यहां पे क्या लिखा हुआ है? संबंध। जल का संबंध किससे है? गंगा जी से है। इसका मतलब गंगा का जल। देख लो जरा, का लगा हुआ है। तो यह आंसर आपने कर लिया। मुझे पता है आप लोग कर रहे हैं, मैं जानता हूं। आगे बढ़ो। आगे क्या लिखा है? दशानन। अब दशानन, 10 हैं जिसके आनंद। तो दशानन, तो भैया अब हमें तुम बताओ, यहां पे दो जगह पे कंपेयर कर लो कि या तो द्विगु आंसर होगा और या फिर बहुब्रीहि होगा। कौन सा वाला होगा? तुम समझ गए होगे। क्यों समझ गए? क्योंकि दशानन का स्पेशल अर्थ निकल रहा है। क्या निकल रहा है? रावण। इसका मतलब कि सबसे करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। समझ में आ गई आप लोगों को? तो ये हो गया दशानन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नील गाय। अब अपनी ट्रिक याद करो। नीली है जो गाय, तो नील गाय, इसका है जो याद आ रहा है ना? है जो, इसका मतलब क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। तो यहां पे नील गाय वाला भी बिल्कुल क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देशभक्ति। अब देशभक्ति कैसे करोगे? तो किसके लिए? देश के लिए भक्ति। तो देशभक्ति क्या मतलब? देश के लिए भक्ति। और के लिए का मतलब क्या हो जाता है? तो आप लोग हमें बताएं कि के लिए कुछ दिख रहा है आपको? के लिए संप्रदान। संप्रदान, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्योंकि के लिए। और आगे, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। रामकृष्ण। तो रामकृष्ण का मतलब क्या है? राम और कृष्ण। राम और कृष्ण। और समझ जाओ बेटा, और का मतलब क्या होता है? तो यहां पे जरा ध्यान देंगे कि और कहां पे आया था? द्वंद्व में आया था। इसका मतलब ये वाला आंसर कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। और अब आगे लास्ट हम लोगों का आंसर है तिराहा। तो 3 राहों का समूह, समझ रहे ना? 3 राहों का समूह, तो वो क्या हो जाता है? तिराहा हो जाता है। और तीन कहीं पे है तो समझो भाई, मैं तो बताने वाला हूं नहीं और मुझे पता है तुम्हें आ गया होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? द्विगु समास, क्योंकि यहां पे पहला पद कैसा है? संख्यावाची है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और प्लीज अगर अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और प्लीज जहां पे 3 चीजें लिखते हैं भैया सभी लोग, हम भी लिख दे रहे हैं, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको अच्छा लगा हो। और आज का डायलॉग मत भूलिए, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। तो आप हमें बताइए कि आखिर ये वाला डायलॉग किस मूवी का है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और इसके आगे एक नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ मिलते हैं। एनर्जी लूज नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।